हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो साथियों, हर दिन की तरह आज फिर से हम लोग जेपीएससी जेट पेपर 2 हिस्ट्री के क्लासेस में आ चुके हैं। और हिस्ट्री में आज हम लोग मिडाबल इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया थे। और वो विशेषकर मिडाबल इंडियन हिस्ट्री के और दिल्ली सल्तनत की बात करें, जहां 5 राजवंशों ने शासन किया, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। और खिलजी साम्राज्य अगर हम लोग कहते हैं ना, मतलब अलाउद्दीन के काल को हम लोग कहते हैं। और उसके इस कार्यकाल में जिस प्रकार वो आंधी तूफान की तरह आए, ज्वालामुखी की तरह अपना उद्गार फैलाया और अचानक से खिलजी साम्राज्य डाउन चला गया। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, इसके बाद ये साम्राज्य धराशायी हो गया। मात्र 15 सालों में साम्राज्य का पतन हो गया। मात्र जो साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना परचम लहरा रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। और उनकी मृत्यु के बस 4 सालों के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 4 सालों के अंदर ये साम्राज्य खत्म हो गया। तो आज हमारे टॉपिक रहेगा लेटर खिलजी रूलर्स, खिलजी वंश का पतन, अलाउद्दीन के बाद क्या हुआ, खिलजी डायनेस्टी का कोलैप्स, स्टोरी पूरा समझेंगे। किस प्रकार यह साम्राज्य, जिसको खिलजी क्रांति बोलते हैं, क्रांति मतलब क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में अचानक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन, क्रांति बोलते हैं। और वो खिलजी क्रांति बोलते हैं। किसी वंश के लिए हम लोग क्रांति वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन खिलजी के लिए खिलजी क्रांति यूज किया जाता है, क्योंकि अचानक से कह सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव देखा गया खिलजी डायनेस्टी में, खिलजी साम्राज्य में। और विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के काल में अपने ताकत के दम पर मार्केट कंट्रोल सिस्टम चलाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। ये इसकी ताकत थी। जिस चीज का दाम नियत कर दिया गया, इतना में बेचना है तो बेचना है। अगर आपको मार्केट में कोई सरकार, किसी देश की सरकार ये कह सकती है कि हम चीनी 10 रुपये किलो बेचवाएंगे, नहीं हो सकता है। अब ओपन मार्केट है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस दौर में कर दिखाया। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, किस प्रकार इसके साम्राज्य का पतन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बने उसका क्या कार्यकाल रहा, किस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं घटी और क्या कमजोरी रही जिसके कारण यह साम्राज्य पतन हो गया। आज के क्लास में इसी को जानेंगे बिल्कुल। और इसके बाद के जो शासक हैं, इससे प्रश्न आता है, छोटे छोटे शासक से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल गहराई से बारीकी से एक चीज को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए। ऊपर में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद का खिलजी वंश का इतिहास, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई थी, एक सामान्य सी घटना घटी थी। उनको बीमारी था, जिसको कह सकते हैं लीवर में वाटर, पानी भर गया था, जिसको जलोदर बीमारी बोलते हैं। ठीक है, उधर में जल चल जाना, इसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु कब हुई, 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में इसकी अचानक से बीमारी से मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। इसके बाद आपको पता है, दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक ने ये रूल्स नहीं बनाया था इसके बाद शासक कौन होगा, उत्तराधिकार किसको बनाएंगे, ये नहीं किया गया था। यही सबसे बड़ा इसका यहाँ पर उथल पुथल का कारण था। इतना बड़ा साम्राज्य इतने ताकत के दम पर कंट्रोल करके जिस शासक ने रखा था, उसने अपने टाइम तक तो रख लिया, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, साम्राज्य में खलबली मच जाती है। और यहाँ पर 1316 में मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था कि अब इसको हम अगला शासक बनाएंगे, ये कोई भी फिक्स नहीं था। इसीलिए सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। राजनीति ऐसा चीज है साथियों कि जब मिडाइबल एज हो चाहे मॉडर्न एज हो, आप देखते हैं सत्ता पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हमेशा चला रहता है। ठीक है, लोकतंत्र हो या राजतंत्र, ये राजतंत्र था, यहां भी सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। और सत्ता की बाजी मार ले गया मलिक काफूर, जो कौन था, एक हिजड़ा था, किन्नर था। और मलिक काफूर एक दास था, स्लैब था, जिसको कि गुजरात अभियान में, ठीक है, गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। इसके खरीदा गया था 1000 दिनार में। 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने
इसे खरीदा था इस दास को, और यह बहुत बड़ा स्वामी भक्त था, बहुत बड़ा स्वामी भक्त था। इसने पूरा दक्षिण भारत का जो विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी का था, मलिक काफूर ने ही चलाया था। तो यह मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का विश्वसनीय कह सकते साथी बन चुका था। इसे बड़े महत्वपूर्ण पद दिए, और दक्षिण भारत अभियान में इसे अपार धन की प्राप्ति हुई थी। और जब धन आता है ना, तो क्या होता है, आदमी खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है, और इसने समझने लगा था। और जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, उस समय अगर कोई सबसे शक्तिशाली था तो मलिक काफूर था। ये हिजड़ा ही उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके मन में लालच जागा, इसके मन में लालच जाग गया, और इसने क्या किया, अब सत्ता का लोभ इसके अंदर आ गया। ये डायरेक्ट तो बन नहीं सकता था, क्योंकि डायरेक्ट अगर बनता तो क्या होता ना, काफी ज्यादा विद्रोह हो जाता। इसने क्या किया, जो इनका एक नाबालिग पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, इसके पहले और एक पुत्र था मुबारक खिलजी, वो थोड़ा तेज तर्रार होशियार था, है ना, वो तेज तर्रार होशियार था, तो उसको उसने नहीं बनाया। जानता था इसको अगर बना देंगे तो वो शासक के रूप में शासन करेगा, जैसे हम पहले दास थे, है ना, नीचे ही रहेंगे। इसलिए इसने एक कह सकते नाबालिग पुत्र को, अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था नाबालिग, ठीक है, इसने सबसे पहले काफूर ने दरबार पर नियंत्रण कर लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया, और शासक के रूप में बैठा दिया शिहाबुद्दीन उमर को। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, लेकिन यह क्या था, नाबालिग था, और इसका संरक्षक बन गया, और वास्तविक सत्ता अपने हाथों में रख लिया। यानी शिहाबुद्दीन उमर बस क्या था, एक कठपुतली शासक था, उसको कुछ नहीं, जो कुछ करना है मलिक काफूर को करना है। और बाद बाकी अब इसने दरबार पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास शुरू किया, और कंट्रोल करने के लिए क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया, तो समझिए। सबसे पहले इसको लगता था कि संभावित जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कंपटीटर है शिहाबुद्दीन उमर का, या उसकी सत्ता को जो चुनौती दे सकता था, उन सबको जेल में डाल दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के तेज तर्रार पुत्र मुबारक शाह खिलजी को भी उसने जेल में डाल दिया। शाही परिवार के जो भी मेंबर आगे आए उसको अंधा कर दिया और कैद में डाल दिया। दरबार में बिल्कुल भय का माहौल क्रिएट कर दिया, और इससे क्या होगा, अमीर वर्ग जो शासक के करीब होते हैं, अमीर वर्ग, उसमें असंतोष बढ़ गया। काफी ज्यादा वो चिंतित हो गए कि ये व्यक्ति अगर रहा तो हम लोग का जीवन नरकीय बना देगा। इसीलिए अब इसके खिलाफ भी षड्यंत्र उठा, और मात्र 35 दिन ही ये सत्ता में रह सका, वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, है ना। मात्र 35 दिन के बाद इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, और षड्यंत्र के तहत अमीरों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी, और सत्ता फिर से अस्थिर हो गया, फिर से शासक खत्म, फिर से अब कंट्रोल कौन करेगा। और शिहाबुद्दीन उमर जो था वो नाबालिग था, है ना, मलिक काफूर के हाथ का कठपुतली था, और मलिक काफूर अब मर चुका था। तो क्या किया, अब दरबारियों ने, अमीरों ने, जो उसके योग्य शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के, मुबारक शाह, उसका जो योग्य पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, इसको जेल से बाहर निकाला और सत्ता दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, मुबारक शाह खिलजी को, अलाउद्दीन का ये पुत्र था। सबसे पहले उसको जेल से बाहर किया और हटाकर सिंहासन ग्रहण कर लिया। शिहाबुद्दीन उमर जो कठपुतली शासक था उसको हटाकर इसे शासक बना दिया। अब कह सकते हैं फिर से वास्तविक खिलजी शासन स्थापित हो गया। जैसे बीच में मलिक काफूर आ गए थे, बीच में ब्रेक हो गया था, अब फिर से क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था तो वास्तविक शासक इसको खिलजी साम्राज्य का बोल सकते हैं, यह पुनः आ गया। लेकिन यह एक उदार प्रवृत्ति का शासक था। इसने क्या क्या नीति अपनाई आप देखिए, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के उलट था। होशियार तो था, तेज था, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट दिल का होता है ना कोई इंसान। इसने सबसे पहले क्या किया, उदार नीति अपनाई। और सबसे पहले देखिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मजबूत और कठोर अनुशासन के साथ बाजार नियंत्रण सिस्टम लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली उसको खत्म कर दिया। भारी टैक्स लगा दिया था ताकि राजस्व की कमी ना हो, सैनिकों को हम सही समय पर वेतन दे सके, वो भी खत्म कर दिया। जो कैदी थे उनको रिहाई कर दिया। जो बंद किया गया था, सैनिकों के वेतन में वृद्धि कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सैनिकों का वेतन फिक्स कर दिया था। इसके वेतन को बढ़ोतरी वो नहीं करता था, बल्कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करके कम खर्च में ही इसको जीने के
संसाधन मुहैया वो करा रहे थे, जिससे राजकोष पर असर नहीं पड़ता था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली समाप्त कर दी, सैनिकों का उतना कम वेतन में नहीं चलने लगा, तो सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया, तो राजकोषीय घाटा बढ़ा। इसके साथ ही इससे क्या हुआ, अमीर तो खुश हुए, जनता खुश हुए, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो गया। ठीक है, सरकार कमजोर हुई तो यानी क्या होगा, अब अमीर वर्ग हावी हो जाएगा। अमीर वर्ग जो था वो हावी हो गया इसके समय में, और इसके साथ ही इसको थोड़ा कुछ गलत आदत भी लगा, विलासिता के जीवन में यह चला गया, विलासी हो गया, भोग विलासी हो गया, नशा में और जिसको शराब और शबाब में यह लिप्त रहने लगा। ठीक है, और कभी कभी कहा जाता है इस प्रकार यह नशा कर लेता था कि दरबार में ना पूरी तरह नग्न होकर, ठीक है, नग्न होकर यह दौड़ने लगता था, नग्न होकर एकदम नंगा होकर राजगद्दी पे बैठ जाता था, है ना। एक शासक ही पूरी तरह न्यूड ओपन होके दरबार में बैठता था, कभी दौड़ने लगता था नंगा होके, क्योंकि बिल्कुल नशा और विलासी का आदी हो गया था। आप जिसे कोई ड्रग्स लेता है, आजकल देखते हैं ना, ड्रग्स लेने के बाद क्या हालत होता है, बस वही हालत इसका था, है ना। शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी सत्ता का वास्तविक नियंत्रण फिर किसके हाथ में आ गया, जो दरबारी थे, जो अमीर वर्ग थे, सत्ता का वास्तविक नियंत्रण इसके हाथ में आ गया। इसी के कार्यकाल में एक जो दरबारी थे, सरदार थे खुसरो खां इसी के काल में बहुत ज्यादा पनपे, बहुत आगे बढ़े। ठीक है, दरबार में खुसरो खां का प्रभाव बढ़ गया था। और खुसरो खां कौन था, यह एक हिंदू था। ठीक है, हिंदू था, बाद में मुसलमान बना था। यह एक हिंदू था, बाद में मुसलमान बना था। ठीक है, जिसका मूल नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और यह हिंदू बरादुर समुदाय से था, बाद में मुसलमान बना था, लेकिन मुबारक शाह खिलजी का बहुत विश्वासी था। मुबारक शाह खिलजी इसको सब कुछ भार देकर चला जाता था अपना, जो उनका विलासिता का जीवन था, जीने के लिए। खुसरो खां को सेना और प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। इसने अपना पद तो लिया ही, अपने समर्थक लोगों को प्रशासन में बैठाया, है ना, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया। यानी सत्ता पर खुसरो खां का वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ गया। और जानबे करते हैं आप, जब राजतंत्र हो और बहुत ज्यादा पावरफुल है हो गए आप, और शासक अगर कमजोर है, शासक नशेड़ी निकल गया, तब क्या उपाय है, उसको हटाओ और खुद शासक बनो। तो वही किया, मुबारक शाह खिलजी की इसने हत्या कर दी। किसने, खुसरो खां ने। जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने उसे खा लिया। खुसरो खां ने षड्यंत्र रचा और मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और सीधे सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार यह खिलजी वंश के अंत का निर्णायक घटना था। लेकिन खुसरो खां को भी कहां चैन, खुसरो खां एक कह सकते हैं खिलजी वंश से डायरेक्ट इसका संबंध नहीं था। तो फिर से अमीर वर्ग नाराज हो गए, क्योंकि भाई तुम तो हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने हो, तो तुम्हारा कंट्रोल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ भी षड्यंत्र हो गया। ठीक है, पहले इसने सत्ता तो प्राप्त कर ली और सुल्तान की उपाधि ले ली। ठीक है, लेकिन इसको भी बहुत जल्द समस्याओं से घिरना पड़ा। क्यों घिरना पड़ा, इसको समझिए। क्योंकि यह तुर्की अमीर इसको वैध शासक मानते ही नहीं थे। क्यों नहीं मानते, आप समझ गए, क्योंकि यह खिलजी वंश से जुड़ा हुआ नहीं था, यह अलग था, है ना, बाद में मुसलमान बना था। ठीक है, ये हिंदू था, तो सामाजिक राजनीतिक विरोध इसका बढ़ते गया। और इसके साथ ही साथ इसे, जब आप उस वंश से संबंधित नहीं है, इसके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, है ना, शक्ति संतुलन ये नहीं बना सके, दरबार में असंतोष फैला और इसके शासन का बहुत जल्द अंत हो गया, बहुत जल्द इनका भी खात्मा हो गया। किसने किया, तो चलिए अगला टर्म उसी को समझते हैं। उस समय पंजाब जो क्षेत्र था ना, वहां के जो कह सकते सूबेदार थे, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, इसका दूसरा नाम है गाजी मलिक। ये बहुत ही तेज तर्रार योद्धा था, सेनापति था। ठीक है, बाद में इसको पंजाब का सूबेदार बनाया। तो इसने अब क्या किया ना, अपने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर सीधे इस पर अटैक किया। ठीक है, खुसरो खां पर, और खुसरो शाह को युद्ध में पराजित कर युद्ध में ही उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार खिलजी वंश का समापन हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश को समाप्त किया और इसका टाइटल तुगलक था, इसलिए अगला वंश क्या हो गया, तुगलक वंश। अगला वंश कौन हो गया, तुगलक वंश, जिसको हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। और कह सकते हैं
अब तक जो 5 साम्राज्य यहाँ पर शासन किया दिल्ली सल्तनत में, उसमें सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश अब यही आ गया, लंबा कार्यकाल, तुगलक वंश। तो कल से हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार हमने खिलजी वंश, गुलाम वंश को पढ़ा है, अब तुगलक वंश को भी अच्छे से पढ़ेंगे। और साथियों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करें, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो एक बात बता दो, अभी भी 1 महीना का समय है आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचने से अच्छा है कुछ कीजिए। अगर कुछ करना है तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप है, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, इस लिंक को क्लिक कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 1 महीना हमारे साथ पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्लासेस यहाँ पर चल रही है, एडमिशन भी स्टार्ट है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगले मंथ फरवरी से हम लोग PYQs भी देंगे आपको, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा यूजीसी नेट के पैटर्न पर, और आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा फरवरी मार्च में। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज जो मैं भूल रहा था, अगर आपको यहाँ पर कोई तकनीकी समस्या हो, एक नंबर में दे देता हूँ 7541840154, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कोई भी तकनीकी समस्या हो तो आप यहाँ बात कर सकते हैं, कोई डाउट्स तो क्लासेस से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।